बेरोजगारी का जो डिस्कशन किया हम लोगों ने, उस पर आगे क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों का मतलब ठीक से आप नहीं समझते थे, और उसको ठीक से कैसे क्वेश्चन फ्रेम करेगा तो क्या मीनिंग निकलेगा, ये आपको हम समझा रहे हैं, जो हमारा काम है। बाकी इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ा नहीं है, लेकिन इस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ आया कि बेरोजगारी का समाधान कैसे होगा, तो आप इन पॉइंट को याद रखिए और दिमाग में रखिए, और कुछ दो चार चीज़ें जो नई आपको लग रही होगी उसको जो है इनकॉर्पोरेट कर दीजिए, क्योंकि सबका लेवल मेंस में तो बराबर ही रहता है, थोड़ा बहुत 15-10% का फर्क होता है, उसी 10-15% में पूरा जो है चीज़ें सिकुड़ जाती है। क्वेश्चन कैसे आएगा ये देखिए। बेरोजगारी का संबंध व्यक्ति के अपने पेशेगत चयन से भी कनेक्टेड है, किस सीमा तक यह प्रासंगिकता है। अब ये नहीं पूछ रहा है कि बेरोजगारी कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट किया हमने, और इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। ये नहीं आएगा कि बेरोजगारी का समाधान के तरीके बताइए और क्या कारण है, उसे पता है कि वो बच्चे को भी पूछिएगा, शांता को भी पूछिएगा तो भी बता देगा। तो ये थोड़ा सा घुमाया है, कि बहुत ज़्यादा घुमाया नहीं है। व्यक्ति का अपने पेशेगत चयन से क्यों है, क्योंकि देश में श्रम विभाजन है, वर्ण व्यवस्था है, एक आदमी अपने जातिगत वर्णगत आधार के अलावा जाके काम करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता। जैसे गांव में और छोटे कस्बाई एरिया में और नॉर्दर्न पार्ट में सबसे ज़्यादा, आप कहिए कोबलर का काम कर लो, ब्राह्मण से तो नहीं करेगा, तैयार नहीं होगा। आप उससे कहिए कि नाई की दुकान खोल लो तो नहीं खोलेगा। क्यों? तो ये जिसका पेशा है श्रम विभाजन के वजह से, तो आपको मालूम होगा गांधीयन फिलॉसफी भी है, और आज भी प्रैक्टिकली श्रम विभाजन की वजह से जो है लोग एक दूसरे के वर्णागत या जातिगत प्रोफेशंस में नहीं जाना चाहते ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे वो बेरोजगार रह जाएं। तो ये चीज़ सही है। किस सीमा तक है, तो सीमा में आप क्या लिखेंगे, किस सीमा तक है, इसको आप एलाबोरेट कर देंगे, बस बहुत ज़्यादा 100 शब्दों में एलाबोरेट हो जाएगा। किस सीमा तक है, तो आप ये बताइए कि ये शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा है, और ग्रामीण क्षेत्रों में मेजोरिटी है, मोर देन 2/3 आप लिख दीजिए, लेकिन शहरी क्षेत्रों में इसका जो है स्ट्रिक्टनेस कम है, बहुत कम है। 5-10% लोग होंगे जो ऐसा नहीं कर रहे होंगे। शहरी क्षेत्र में तो कोई भी कास्ट का है, कोई भी रिलीजन का है, कुछ भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ एनोनिमिटी है, किसी को मालूम नहीं है ये कौन है। तो ये इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे। आगे चलते हैं। ये बेरोजगारी का स्वरूप आपको हमने पहले भी थोड़ा बहुत बताया था। फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल, टेक्निकल चेंजेज होने पे, रोटेशनल, बीए का जॉब, बीए टाइप का जॉब जो है करना, बीए पढ़ करके पता चला वहीं काम कर रहा है, बीएससी करके भी, तो उस टाइप का जो बेरोजगारी दिखाई पड़ती है, जो योग्यता के हिसाब से जो है कुछ और काम कर रहा है। संरचनात्मक का मतलब है कि अगर आप कुछ आज कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, और अभी जी वो कौन सा चैट आ गया, जीपीटी आ गया ना, टेक जीपीटी, ओपन एआई कंपनी ने जो लाया है। पहले चैट डॉट था, अब चैट जीपीटी आ गया, तो अब टाइपिस्ट की नौकरी तो गई, टाइपिस्ट की नौकरी तो गई ही। अब आप उसी पे बोलिए, वो टाइप करके दे देता है, उसी से क्वेश्चन पूछिए, वो आपको क्वेश्चन के आंसर बता देता है। हाँ हाँ, आ जाता, वो भी सब है। तो टाइपिस्ट की तो नौकरी गई ना, टेक्नोलॉजिकल चेंज होने पर। तो बेचारे जो कंप्यूटर ऑपरेटर होते थे, ईडीपी ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेटर, या टाइपिस्ट जिसे कहते थे देसी भाषा में, उनके लिए तो मुसीबत हो गई। हाँ देखो, तो ये बिल्कुल आप वहीं लिखिएगा जो आपने बोला, बहुत सही बोला, और आपने अच्छा पकड़ा। चक्रीय अप एंड डाउन ऑफ बिजनेस साइकिल। चक्रीय बेरोजगारी कहाँ होती है सबसे ज़्यादा? गांव में। फसल की वो हो गई बुआई, तो उसके बाद काम खत्म, सोइए आराम से, जब पौधा निकल जाएगा तब थोड़ा बहुत
पानी, हाँ पानी वानी देना और उसकी खाद, खरपतवार निकालना। खरपतवार निकालना, खरपतवार निकालना, क्योंकि खरपतवार के कारण मुख्य फसल जो है वो दब जाती है, उसको बोलते हैं एलिनोपैथी। एलिनोपैथी या एलिनोपैथी, जरा टाइप करना। सम प्लांट्स टू डिस्ट्रॉय द प्लांट इन देयर विसिनिटी, इसको बोलते हैं एलिनोपैथी। एक ऐसी घटना है, तो समझ गए ना, ये कुछ ऐसा रिलीज करता है एलिनोपैथी। एलिनोपैथी याद रखना भैया, ALLELOPATHY। ये कह रहा है कि ये एक ऐसा कुछ केमिकल जो है रिलीज करता है जिसके वजह से जो है दूसरे पौधे जो है मर जाते हैं। अब कौन किसको मारता है, अब आप समझ लीजिए कि ये जो है केमिकल कैटेगरी में आता है। रिलीज बाय सम प्लांट टू डिस्ट्रॉय द प्लांट इन देयर विसिनिटी, दिस केमिकल्स alter the genetic structure of the neighboring plants in order to seize their growth, which is ultimately fatal for them. This phenomena is known in plants as well as organisms. It can be observed in plant. एलिलोपैथिक एक ऐसा फिनोमिना है जो अपने अगल बगल के पौधों को क्षति पहुंचाता है बाई रिलीजिंग बायो केमिकल, एलिलोकेमिकल्स और एलिलोकेमिकल्स। तो याद रखना, इससे ध्यान आया। तो साइक्लिकल, ये पुरानी बातें हैं, देश में अभी भी ये सब चल रहा है। साइक्लिकल बेरोजगारी भी है, स्ट्रक्चरल भी है, फ्रिक्शनल भी है। उसके बाद है द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये शायद पहले हम बता चुके हैं। परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन दैट इज इन द लेबर फोर्स आइदर एम्प्लॉयड और नॉन एम्प्लॉयड। ये फॉर्मूला लिख लेना आप लोग, याद रखना, कई बार आ जाता है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है। तो ये सीधा सीधा है कि भाई जितने पॉपुलेशन है जो वर्किंग पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन का मतलब जो यंग लोग हैं, जनरली 24 साल से ऊपर, तो वो उस पॉपुलेशन की संख्या कितनी है, ठीक है, टोटल जनसंख्या नहीं, एलिजिबल पॉपुलेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो 15 से 24 साल के छोड़ करके 24 ऊपर वालों की संख्या ली जाती है। सपोज अगर ये फिगर है 500 और ये कह रहा है कि लेबर फोर्स कितना है आपके देश में, मान लीजिए 50 आदमी हैं लेबर के फोर्स के रूप में, और 500 लोग हैं इंटू 100, तो कितना हो जाएगा ये, सीधा सीधा 10%। बहुत बेसिक गणित है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है इंडिया में कितना है, उस दिन शायद बताए थे, 47% महिलाओं में है और 74% पुरुषों में है। ये याद रखिएगा, अर्बन और उसको भी बताए थे। वो इसलिए याद रखना पड़ेगा कि वो डाटा आपको डालना पड़ेगा कि जब कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि देश में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में लैंगिक जेंडर बेस्ड डिफ्रेंसिएशन क्या है, पहले तो ये पूछेगा, उसके बाद पूछेगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है या कारण पूछेगा, इसलिए ये ज़रूरी है। तो ये संख्या कुछ भी हो सकता है, निकालने के लिए है। अगर आपको ये डाटा मालूम है, ये मालूम है, तो आराम से निकल जाएगा। अगला हमने क्वेश्चन सेट किया इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, एक चैप्टर खत्म हो रहा है, कि भारत में बेरोजगारी की एक समस्या, बेरोजगारी एक समस्या हुई, दूसरी तरफ रिक्तियों को भरना मुश्किल है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत है? क्वालिटी एजुकेशन की बात आ गई, हमारे पास फोर्स, लेबर फोर्स तो बहुत है, लेकिन उनमें क्वालिटी, स्किल, ये सब चीज़ें नहीं है, लॉयलिटी नहीं है, तो उसकी वजह से जो है काम, वैकेंसी जो है भरना मुश्किल है। जैसे हमने 20,000 ट्रक ड्राइवर की बात बताई थी, तो वो सब डाटा आप यहाँ यूज कर सकते हैं कि भरना मुश्किल है क्योंकि क्वालिटी मैन पावर नहीं है। जैसे 20,000 ड्राइवर, ये डाटा याद रखिएगा, 20,000 ड्राइवर चाहिए, ट्रक ड्राइवर जो है मिल नहीं रहे हैं। अभी आप किसी चीज़ की वैकेंसी निकालिए तो उसमें भी जो है लोग अप्लाई करेंगे, तो उनकी क्वालिटी भगवान भरोसे है, आप उनको ले नहीं पाएंगे, कहेंगे भैया इससे बढ़िया तो बिना उसी के रह ले। तो रिक्तियों को भरना क्यों मुश्किल है? क्योंकि क्वालिटी नहीं है, सीधा सीधा उसका जवाब है। उसी क्वालिटी एजुकेशन को आप जो है डिस्प्ले मेंशन करते हुए आंसर लिखिए।
और सिर्फ ड्राइवर नहीं, ये हर फील्ड में है। स्किल्ड मैन पावर 2% है सिर्फ, आपको ये हमने बताया है, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन रिक्तियों को भरना एक मुश्किल काम है, क्योंकि क्वालिटी उस कर्म व्यक्ति में नहीं है, इसीलिए रिक्तियां भर नहीं पा रही। हमने तमाम क्वालिटी बनाम क्वांटिटी का झगड़ा है, इसीलिए प्रॉब्लम है। दूसरा कह रहा है कि उत्पादकता में कमी का एक प्रमुख कारण लॉयलिटी में कमी है। क्या यह तर्क सही है? और हाँ, पहले तो पूछ रहा है क्या यह तर्क सही है, तो हमने बताया चाइना वाला कोट कर दीजिए, लेबर, क्योंकि वो यील्ड नहीं देते, प्रोडक्टिविटी नहीं देते, तो ये तर्क सही है, ये आप बता दीजिए। और हाँ, तो क्यों है और कैसे सुधारा जाए? तो क्यों है उत्पादकता में कमी का प्रमुख कारण भक्ति निष्ठता में कमी है, यह तर्क सही है। और हाँ, तो क्यों ऐसा है? ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोग जो है काम के प्रति इंडिया में लॉयल नहीं होते, परिणामतः दूसरे देशों से लेबर फोर्स बुला के काम कराना पड़ता है। तो आप इसको ठीक से समझिए कि एक आदमी किसी चीज़ के प्रति लॉयल क्यों नहीं होता। तो सबसे बड़ा रीज़न है फैमिली। फैमिली कैसे इसका रीज़न है? क्योंकि जो सोशलाइजेशन या जो चीज़ें उसको सिखाना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए घर परिवार में, स्कूल में, बचपन से, वो हम नहीं देते उसको। हम इंडिया में आज भी बच्चे को पैदा होने के बाद राजा की तरह पालते हैं, चाहे वो रिक्शा पुलर का बच्चा हो, चाहे अंबानी का बच्चा हो। खा खा के मोटा होता जा रहा है। माँ बाप तब भी नहीं कहेंगे कि एक्सरसाइज करो या कम खाओ, चॉकलेट दिन भर खा रहे हो। गरीब का बच्चा है तो कुछ भी खा के पड़ा रहता है। तो ये पूरे देश में ये बड़ी बीमारी है कि हम बच्चे को पैदा होने के बाद उसको राजा महाराजा की तरह ट्रीट करते हैं। इन दैट सिचुएशन हम उसकी आदत बिगाड़ देते हैं। आदत जब बिगड़ जाती है तो उसकी शादी के बाद भी आप उसके बच्चे को माँ बाप पालते पोसते हैं। सोचिए, दूसरे देशों में क्या स्थिति है? 18 साल का हुआ नहीं है, ग्रेजुएट हुआ नहीं, +2 हुआ नहीं, भाग जाओ। इंडिया में है ऐसा? यहाँ जो है दादाजी पोते को पाल रहे हैं, अपने बच्चे को तो पाले ही। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चा हमारा जो है चांदी की चम्मच में पैदा हुआ है, चांदी के कटोरी से दूध भात खाएगा। आप यही लिखिएगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। वो बड़ा हो जाता है तब भी आप कहते हैं कि अकेले बाजार चला जाएगा ये, तो आप कहते हैं नहीं नहीं इसको मत भेजो, 17 साल का है, फिर भी मोहल्ले में रात के 8 बजे आप नहीं भेजते जाके जो है वहाँ से आलू खरीद के लिया। पिताजी या दादाजी खुद ही उठ के जाएंगे। और उसकी आदत आप तीसरी क्या खराब कर देते हैं कि उसकी हर काम को आप जो है टोकने, रोक टोक करते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं वैसे करो। एग्जैक्टली निर्णय लेने की क्षमता को आप कुंद ब्लंट कर देते हैं। आपके पिताजी भी यही किए और आप भी अपने बच्चों को ऐसे ही कर रहे हैं। तो इंडिया में परिवार एक बहुत बड़ा बाधा है बच्चों की परवरिश के लिए। उसकी परवरिश ऐसे की जाती है जिससे, जो आपने बिल्कुल सही बोला, कि वो डिसीजन मेकिंग क्षमता खत्म हो जाती है। और वो क्षमता खत्म हो जाती है तभी वो कलेक्टर बन के पूछता है कि सर आई हैव टू आस्क विथ माई बॉस कि हाउ दिस डिसीजन वुड बी इम्प्लीमेंटेड। अब आप सोचिए, मेंटेलिटी सोचिए, अमेरिका वगैरह में क्या होता है? 18 साल का हुआ नहीं, घर से बाहर। घर से बाहर मीन्स अपना कमाओ, पॉकेट मनी जो करना है करो। वहाँ नौकरी के साथ साथ कुछ कमाओ। कैसे? अखबार बेचो। अखबार बेचते हैं वहाँ बड़े घर के। बताया था ना, वो वहाँ की बेटी बर्तन डिशवाशर का काम करती है, लैब में करती थी जब वो प्रेसिडेंट थे। स्विमिंग पूल की सफाई करिए, किसी ढाबे पे बर्तन धो दीजिए, चाय आपको डेली। अमेरिका में ये कल्चर है। अब आप सोचिए, इंडिया में है ऐसा?
पॉकेट मनी के लिए उसको अलाउड है 20 घंटे पर वीक काम कर सकता है बाहर का बच्चा। ज़्यादा अलाउ कर देंगे तो उनकी यहाँ भी प्रॉब्लम होने लगी। तो ये क्यों है? कमी का कारण भक्तिनिष्ठा है। और क्यों है? क्योंकि बचपन से हमारा सोशलाइजेशन, हमारा संस्कृताइजेशन, हमारा इनकल्चरेशन, बच्चे जो सीखते हैं उसको बोलते हैं एनकल्चरेशन, वो सब हमारे यहाँ बहुत ही त्रुटिपूर्ण ढंग से होता है। वो 10वीं में चला जाएगा तब भी जो पिताजी उसको स्कूल छोड़ने जाते हैं। हमारा बच्चा जब फर्स्ट क्लास में था तो बस में जाता था और बस मिस कर गया तो वो किसी अंकल के साथ आ जाता था। तो कभी हम स्कूल छोड़ने ना सरकारी गाड़ी भेजे ना खुद गए। पढ़ना है खुद जाओ, उठना है पढ़ने जाना है तो खुद उठो, तैयार हो, हम नहीं उठाएंगे। तो हमारा बच्चा जो है, मुझे ध्यान है कि जब वो LKG UKG में था तो उसकी आदत पड़ गई, वो तैयार होने से पहले उठने के बाद आके जगाता था, पापा उठ स्कूल जाना है। सोचिए, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। हमने कभी बच्चे को अपने से नहीं पढ़ाया, इतना इंडिपेंडेंसी दिया कि जो करना है करो, तुम्हारी ज़िंदगी है। बचपन से ये ज़रूर सिखाया कि झूठ नहीं बोलना है, अनएथिकल नहीं होना है, ये नहीं होना, ऐसे नहीं करना है, किसी को मारना नहीं है, किसी को पीटना नहीं है, किसी से कुछ लेना नहीं है, दो, देने का भाव, अपनी चीज़ भी दूसरे को दे दो, तभी ना काइंडनेस बढ़ेगी। तो ये परवरिश का एक तरीका है जो मैंने आपको बताया कि ऐसे परवरिश न होना, ऐसा इनकल्चरेशन न होना, ये प्रमुख कारण है उत्पादकता में कमी आने का। जो भक्तिनिष्ठता की कमी है वो कमी है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फैमिली जो है उसको बचपन से जो चीज़ें सिखानी चाहिए नहीं सिखाती, और जब वो बच्चा 15 साल का हो जाता है तो कुछ नहीं सिखा पाते आप उसको। एक कहावत है बड़ा सॉलिड, वो कहता है कि वाइज बाई 20, वाइज बाई 20, नॉलेज बाई 30 एंड रिच बाई 40। 20 साल की उम्र तक जितनी दयालुता का गुण आना आ जाएगा आप में, समझ रहे हैं ना? और जितना नॉलेज आना है वो 30 साल तक पूरा हो जाएगा। और जितना क्या कमाइएगा, क्या तीर मारिएगा, वो 40 साल की उम्र तक पता चल जाता है। उसके बाद कुछ नहीं। 10-5% वेरिएशन हो सकता है, लेकिन ये बड़ा सटीक है। तो वो उसके बाद जो बच्चा भी नहीं आपकी सुनता, वाइजनेस खत्म हो जाती है उसके 20 के बाद। तो क्यों है ये बताइए, और इसी को एलाबोरेट कर दीजिए। प्रैक्टिकल चीज़ है ये। और ये कैसे ठीक होगा, अगेन इसी को समझा दीजिए कि परिवार जो है बेसिक यूनिट है आदमी की, सबसे पहला पाठशाला कहा जाता है। तो जो सिखाइएगा वहीं से सीखेगा वो। कि जितने देश दुनिया में उग्रवादी बनते हैं बच्चे, इतने 15 साल 20 साल के, ऐसे कैसे कैसे बन जाते हैं? कैसे वो अपने मानव बम बन जाते हैं? बम बांध लेते हैं, बताइए, बांध के वहाँ चले जाते हैं, बटन दबाते हैं। हुआ है ना? तो क्यों होता है? ब्रेन वॉश। क्या करते हैं? पूरा ब्रेन वॉश कर देते हैं उसका। ऐसा ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो कहता है अरे मैं तो इसी के लिए, भगवान के लिए, अल्लाह के लिए, गॉड के लिए पैदा हुआ हूँ, मेरा जीवन इसी के लिए है। बांधो बम, हम चलें स्वर्ग में मिलने। ये क्या है? ये आप कहेंगे हिप्नोटाइज है। तो हिप्नोटाइज इज ए काइंड ऑफ ब्रेन वॉश ना। ब्रेन वॉश में सम्मोहन विद्या भी इस्तेमाल होती है। अब आप सोचिए कि एक ब्रेन वॉश करके एक आदमी को मानव बम बना दिया जाता है दुनिया में। इतनी बड़ी बात है। वो अपनी जान देने के लिए 20 साल की एज में तैयार हो गए। ब्रेन वॉश करके उसको स्कूली शिक्षा से ट्रांसफर करके आतंकवादी बना दिया जाता है। अब वो अपने धर्म, अपने भगवान, अपने देश क्षेत्र जो भी बेसिस है उसके खिलाफ कोई बोला तो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है वो। ऐसा होता है ना? ये सब क्या है? ब्रेन वॉश। ब्रेन वॉश कैसे है? टोटल काउंसलिंग, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, टोटल थिंकिंग मैनेजमेंट, टोटल स्पिरिट ऑफ योर थॉट्स को बदल देना, रेगुलेट कर देना। ऐसी ऐसी बातें सिखाएगा कि आप खुद हिप्नोटाइज हो जाइएगा।
अरे तुमको एक दिन मरना तो है ना, अल्लाह ने तुमको, इस भगवान ने, गॉड ने इसीलिए भेजा है, तुम मरोगे ना एक दिन। कहेगा हाँ, अमर तो होगा नहीं। कितने साल में मरोगे? तो 70-75। 20 में मर जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा, 55 साल पहले मर जाओगे। आप उनके लिए कुछ करके जाओगे, फिर रीबर्थ होगा तुम्हारा। तो ब्रेन वॉश है। तो ये सब चीजें कैसे सुधारी जा सकती है? ब्रेन वॉश। अब ब्रेन वॉश बिफोर द एज ऑफ 15 ईयर्स। वो कहते हैं कि बूढ़ा तोता जो है नहीं बात मानता। तो ये है सारी विद्या का निचोड़। तो कैसे ठीक होगा समस्या देश में है तो भाई, तो ये सब चीज़ें हैं। और आपको क्वेश्चन हमने इस टाइप से घुमा के थोड़ा दिया थी जिससे आपको थॉट प्रोसेस डेवलप हो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, और आप भी हमारी तरह सोचने की क्षमता का विकास करें। और क्वेश्चन घुमा के कैसे भी आए तो आप जो है उसको समझ जाएं, और क्या लिखना है ये अपने कॉमन सेंस जो हम बताए हैं वही यूज करना है। उसके अलावा और कुछ नहीं यूज हो सकता। आपके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। आप ये नहीं लिख सकते कि साहब हम तो कलेक्टर बनने के बाद, इतना स्ट्रिक्ट एसपी बनने के बाद मैं एकदम जो है सारी समस्याओं को जेल में भेज करके सुधार दूंगा, जो भी डिफॉल्टर मिलेगा। तो कहेगा कि तुम विद्वान हो, अब तुम्हारे पूर्वज जो है मूर्ख थे, जिन्होंने ये सब नहीं किया, उनको भी तो ये सब शक्तियां दी गई थी, क्यों नहीं सुधरा? समस्या देश दुनिया से क्यों नहीं सुधरा? पूछेगा ना, फिर आप ही के मन में सवाल आएगा ना। तो आप इम्प्लीमेंटेशन करके सुधार सकते हैं, लेकिन एक लेवल तक सुधार सकते हैं। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी चीज का होना है तो कैसे होगा? इसको जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्लिक करिए, चले जाइए। तो टोटल सुधार के लिए एक शब्द याद रखिएगा आप लोग, दैट इज कॉल्ड वैचारिक आइडियोलॉजिकल चेंजेज। आइडियोलॉजिकल चेंजेज लाने पड़ेंगे। कैसे आएगा ये बाद में बताऊंगा। आइडियोलॉजिकल चेंजेज, वैचारिक परिवर्तन। कोई भी समस्या तब तक दूर नहीं हो सकती जब तक वो विचारों में है। आपकी आइडियोलॉजी है कि साहब ये मार्क्स की थ्योरी बढ़िया है, पूंजीपतियों जो है ये सब शोषण करते हैं, तो जब तक आप ऐसा सोचते रहेंगे मार्क्स की तरह, वो वैचारिक स्तर पर आपके दिमाग में रहेगी और वो समस्या कभी भी खत्म ही नहीं होगी। क्योंकि मार्क्स कहता है ना कि सबको समान पैसा वेतन मिले और योग्यता के अनुसार से काम हो। तो डॉक्टर साहब कहेंगे हम मूर्ख हैं कि हम भी 20,000 में काम करें और एलबी और ये भी जो है 20,000 में काम करेगा। तो समस्या कब ठीक होगी? जब आपको आइडियोलॉजिकल चेंज आएंगे कि यार ये गलत कह रहे हैं, इसका उपाय ये सही कह रहे हैं। तो समस्या तब तक समस्या है जब तक आप उसका निराकरण वैचारिक स्तर पे नहीं कर देते। ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू में पूछ देता है उग्रवाद क्यों नहीं खत्म हो रहा है, पूछेगा गरीबी क्यों नहीं खत्म हो रही है। समस्या कोई भी उठा के देख लीजिए, पूजा पद्धति हो, चाहे लव जिहाद हो, चाहे गरीबी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे डॉक्टर चिकित्सा ठीक से न मिलना, कोई भी समस्या दुनिया की पूछी जाए, सारी चीज़ों का जवाब एक जगह है, सिर्फ वैचारिकी। आपको पता होगा जेल में जो कैदी 20 साल 25 साल बीत जाते हैं उम्र कैद में, बूढ़े हो जाते हैं 70 साल के, मैं मिला हूं उनसे एक इंस्पेक्शन के दौरान, उनको हाथ पांव जो है कांप रहे हैं, दिखाई कम पड़ रहा, बूढ़े हो गए, सरकार उसको तब भी नहीं छोड़ती है। पूछिए क्यों? हाँ, एग्जैक्टली, आपने सही पकड़ा। उसका दिमाग जो है नहीं बदला होगा, शरीर न बदल गया, उसकी सोच, उसका विचार, उसकी आइडियोलॉजी वही होगी जो 25 साल पहले काम किया था। और वो जब समाज में जाएगा तो उसी विचार को प्रमोट करेगा। समझ रहे हैं? नक्सलवाद ये सब समस्या विचार के रूप में तो है जो कंटिन्यूअस चली जा रही है। तो वो तब तक नहीं बदलेगी जब तक कितने भी मार पिटाई, हिंसा, मर्डर सब हो जाए, इनकाउंटर हो जाए, वो समस्या रहेगी। वो समस्या तभी ठीक होगी जब आपका आइडियोलॉजी चेंज हो जाए कि यार ये गलत है, जो मैं कर रहा हूँ गलत है, ये जो कह रहा है एलबी ये सही है।
और हम ऐसा सोचने लगे एलबी की तरह। इसीलिए सरकार उन बूढ़े को भी नहीं छोड़ती है, क्योंकि वो कह रहता है, सरकार ये मानती है कि इसका शरीर न काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये दूसरे को चिंगारी दे के दिमाग से, ब्रेन से खड़ा कर देगा, रीऑर्गेनाइज कर देगा। ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि वैचारिकी किस तरीके से समाज में जो है समस्याओं को ओढ़े रहती है, जो समय के बाद भौतिक परिवर्तन के बावजूद भी अस्तित्व में बनी रहती है। कैसे, ये पूछेगा। ऐसे, जैसे हमने बताया, समझ गए? तो इस पे ऐसे का भी क्वेश्चन बनेगा, इकोनॉमिक्स का भी बनेगा कि वैचारिकी समस्या का समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक वैचारिक परिवर्तन न हो जाए। कैसे बन गया, अब लिख। हाँ बिल्कुल, एथिक्स में बन जाएगा ये क्वेश्चन। इसीलिए 360 डिग्री हम घुमाते हैं आपको, ताकि आपको समझ में आए चीज़ें कि कैसे करनी है और क्या मतलब है और क्या चीज़ें होती है, कैसे होती है, कहाँ होती है। क्योंकि जेल वाला जो उदाहरण है वो बड़ा तगड़ा है, वो आपको तभी जानने को मौका मिलेगा जब आप वहाँ जाएंगे, और आप जा नहीं पाएंगे। तो यही प्रीसा आईएएस दूसरों से कैसे अलग है, ये मैं बताना चाह रहा था। बताना तो कुछ और चाह रहा था, लेकिन मैं बताया तो हमें खुद लगा कि देखिए ये सब चीज़ें हैं जो हमारे को अलग करती है। तो प्रीसा आईएएस का ऐप डाउनलोड करिए और सफलता की गारंटी लीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।